नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। केंद्र सरकार ने झारखंड वासियों को यात्रा की सुगमता को ध्यान में रखते हुए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। रांची से हावड़ा तक चलने वाले इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ रविवार को रांची रेलवे स्टेशन से किया गया। देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से एक साथ 9 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल सहित अन्य गणमान्य लोग, रेलवे के पदाधिकारी उपस्थित थे। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के अवसर पर रांची के शैक्षणिक संस्थान के छात्र छात्राओं को रांची से जमशेदपुर तक के इस ट्रेन में सफर कराया जा रहा है। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश इतिहास रच रहा है। लगातार देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता दिख रहा है। केंद्रीय नेतृत्व सकारात्मक ऊर्जा के साथ देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। Pradhan Modi ji is having a lot of vision for the development. Vikas is his only slogan, only thinking. That is his ultimate motive to move the country towards development. वहीं कार्यक्रम में उपस्थित रेलवे पदाधिकारी ने कहा कि ट्रेन की लोकप्रियता अभी देखी जाएगी। ट्रेन की ऑक्यूपेंसी को देखा जाएगा। यदि फुल ऑक्यूपेंसी से ट्रेन का परिचालन हो रहा है तो इस ट्रेन का किराया देने में यात्रीगण सक्षम हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो जोनल आधार बनाकर ट्रेन के किराए में रियायत देने की पहल की जाएगी। जो है उसमें रियायत दे सकती है। तो अभी जस्ट शुरू हुई है। अब इसकी पॉपुलैरिटी हम लोग देखते हैं। अगर पूरी फुल ऑक्यूपेंसी से जा रही है, इसका मतलब लोगों में वो पेइंग कैपेसिटी है। अगर ऑक्यूपेंसी नहीं है तो उसमें जो है जोनल लेवल पे कुछ रियायत दी गई है, जिसमें हम लोग उसमें रिबेट दे सकते हैं। जैसे मैंने बतलाया कि एक ऑक्यूपेंसी से बिलो अगर ट्रेन की पॉपुलैरिटी है तो उसमें कुछ रिबेट दिया जा सकता है। ये भारत मंत्रालय ने ऑलरेडी अधिसूचना जारी की गई है, तो उसमें मैं देख लूँगा। जो आपने बतलाया कि जो रांची पटना वंदे भारत की ऑक्यूपेंसी 70% से हो सकता है, किसी एक दिन 70% हो, लेकिन वो भी काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है। और अगर कुछ मेंटेनेंस की जो भी कमियां रहती हैं और रेल मदद में जो भी कंप्लेंट होता है उसको हम लोग तुरंत उसका संज्ञान लेकर उसको रिपेयर कराते हैं। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा सांसद ने कहा कि सर्वप्रथम उन ट्रेनों को जो जर्जर अवस्था में हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाना चाहिए जो जर्जर अवस्था में है। उसके बाद इस प्रकार की हाईटेक ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाना चाहिए। सबसे पहले जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स अभी बहुत उपेक्षित हैं, टूटे फूटे हैं, जर्जर है, असुरक्षित है, उनमें पहले लगाना चाहिए। फिर जो रेल टूटे हुए हैं थोड़ा ग्रामीण इलाके का, या फिर बहुत सारे लोकल ट्रेन्स भी है, या जैसे भी ट्रेन उनको सुधारना चाहिए। और उसके बाद अगर हम हाई फाई ट्रेन बनाए तो वो शायद जनता को ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि एक तरफ किराया तो बहुत बड़ी बात है कि किराया इतनी अधिक है। ये अपर क्लास के लिए हो गया। अपर क्लास तो ऐसे भी फ्लाइट में सफ़र करती है, तो इसीलिए वंदे भारत में जो सीट्स खाली हैं, जो सरकार को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह ये है कि जो इतनी किराया देगा वो हवाई जहाज़ में नहीं चला जाएगा। तो ये हम लोग चाहेंगे कि एक बार उन ट्रेनों के बारे में भी सोचा जाए जिनकी हालत बहुत जर्जर है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कम किराए की वजह से लोग उन्हीं ट्रेनों पे। अभी भी आप देखिएगा कि हावड़ा के लिए जो ट्रेनें चलती हैं जिसमें किराया कम है, उसी में भीड़ उमड़ेगी। और उनकी स्थिति को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ हम फोकस करें हाई फाई और टेक्नोलॉजी पर। तो तब हमें और ज़्यादा खुशी होगी। वैसे स्वागत है, जो भी नया होता है उसका हम स्वागत करते हैं। और इधर जमशेदपुर के साकची स्थित कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के चिकित्सकों पर एक बार फिर से लापरवाही का आरोप लगा है, जहां रविवार की सुबह एक प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा खड़ा कर दिया।
बताया जा रहा है कि सीताराम डेरा के नेहरू कॉलोनी की रहने वाली मानती देवी को प्रसव पीड़ा के बाद मंगलवार को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। शनिवार तक सब कुछ ठीक ठाक था। आज सुबह अचानक प्रसूता ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद अचानक महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद अचानक महिला का शरीर ठंडा पड़ गया और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि महिला की ये पहली डिलीवरी थी। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को ही एमजीएम अस्पताल के वार्ड में इलाजरत सीताराम डेरा की ही देवनगर की एक बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक की बेरहमी से पिटाई कर डाली थी, जिसके बाद पूरे शहर के डॉक्टरों ने एकजुटता का परिचय देते हुए एमजीएम अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा बाधित कर दिया था। परिजनों की गिरफ्तारी और अस्पताल परिसर में पुलिस पिकेट बनाने के लिखित आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त किया था। अभी 2 दिन भी नहीं बीते कि एक बार फिर से अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगने लगा है। वैसे मामला चाहे जो हो, स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का ये इकलौता सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल आए दिन विवादों से घिरा रहता है। मंगल के करवाए थे। मंगल के करवाए, सब तो ठीक हुआ। आज सुबह से इसका ऐसा हुआ है, सुई दिया है, इसका बोली बंद हो गया है। सुबह में बिस्कुट खाया, चाय थोड़ा सा पिया, और सुई दिया है। सुई देने के बाद बस इसका बदन पूरा ठंडा हो गया। तो बोले ठंडा हो गया, तो बोला टैबलेट खिलाइए। टैबलेट भी धरा ने खिलाइए। उसके बाद मेरा आँख निकलने लगा। बोले डॉक्टर को बुलाइए, थोड़ा ले जाएगा, तो भी ना आया। यहाँ ऑक्सीजन लगाया, कुछ नहीं बोल रहा है। डॉक्टर तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। कुछ नहीं था बाबू, करना बढ़िया था, पहले था। बच्ची ठीक है ना अभी? आई है, बच्ची है। बच्ची की बेटा की बेटी है? बेटी है, देखिए नहीं पर इसका मानती देवी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा सांसद रमेश भिदुड़ी द्वारा लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किए जाने की कड़ी आलोचना की है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, जो पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं, ने कहा कि देश की नई संसद भवन के पहले सत्र में ही सदन की मर्यादा तार तार हो गई। भाजपा सांसद ने जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल सदन में किया, ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं था। इस पर अब देश की राजनीति गर्म है। झारखंड में भी बयानबाजी शुरू हो गई। छामुमो ने भाजपा पर आरोप लगाया कि ये भाषा किसी एक सांसद की नहीं है। भाजपा के सभी सदस्य की मानसिकता ही ऐसी है। वे लोग देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये समझ से परे है। एक कैबिनेट मंत्री जिनकी राजनीतिक जन्मस्थली जिस पार्टी की थी, उसके नेता के संबंध में थप्पड़ मारने की बात की गई, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया कैबिनेट का, और एक नया कीर्तिमान हुआ। ऐसे कई कीर्तिमान हुए, और एक सांसद तो इस प्रकार का गाली गलौज करता है, केवल धर्म का नाम नहीं लेकर नहीं, आतंकवाद के साथ जोड़कर नहीं, उग्रवाद के साथ जोड़कर नहीं, इतना विभत्स अपशब्द कहता है। और भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उस पर ठहाका लगाते हैं कि इस ओर देश को ले जा रहा। हमको लगता है बहुत जल्दी ये जो विद्वान सांसद है रमेश भिदुड़ी जी, ये भी शायद कैबिनेट मंत्री बन जाए या दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन जाए भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि जो क्राइटेरिया चाहिए था मोदी जी को, उन्होंने उस क्राइटेरिया को मीट किया। क्योंकि यहाँ तो जो जितना गाली गलौज कर सकता है, धर्म के नाम पे बोल सकता है, उसकी पदोन्नति उतनी ज़्यादा होती है। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो ने उठो पढ़ो और पढ़ो इस नारे को कोयलांचल में बुलंद करने का काम किया। सामाजिक न्याय के लिए डटकर लगे रहने वाले विनोद बिहारी की आज पुण्यतिथि है। हम उनको नमन करते हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान को गढ़ने और बचाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। आदिवासी दलित के हक के लिए क्या कुछ नहीं किया। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समेत कई लोग पुराने सदन में बैठकर संविधान को गढ़ने का काम किया। हमेशा मर्यादा में रहकर सदस्यों ने वाणी बोली।
लेकिन अब नई संसद भवन बनी, जिसका उद्देश्य पहले ही सत्र में सामने आ गया। आज झारखंड आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का, जिनको हम लोग विनोद बाबू कहते हैं, आज उनकी जन्म शती है। 1923 में उनका जन्म हुआ था और 11 में हम लोगों को उन्होंने छोड़ा है। उनके जन्म शती इस बात को भी याद रखेगा कि झारखंड का जब सामाजिक धरोहर की बात आएगी तो उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में रहेगा, जिनका नारा था उठो, पढ़ो और लड़ो। इस नारा को उन्होंने न केवल कोयलांचल में बुलंद किया, वरन और भी प्रांत के और भी जगहों पर उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया। उनको नमन करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। और इधर जमशेदपुर के सुनारी थाना अंतर्गत मरारपाड़ा निवासी स्क्रैप व्यवसायी लालजी प्रसाद के आवास पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अजय गौड़, जगन्नाथ पुष्टि उर्फ सन्नी और रितेश कुमार सिंह उर्फ झब्बू शामिल हैं। उनके पास से पुलिस ने पिस्तौल व जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि 16 अगस्त को सीएच एरिया में अपराधियों ने लालाजी प्रसाद से लूट का प्रयास किया था। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अजय गौड़ और अन्य का नाम सामने आया था। अजय के साथ ही रितेश ने 8 सितंबर को लालाजी प्रसाद को केस में नाम न देने की धमकी भी दी थी। इसी को लेकर अजय गौड़ और जगन्नाथ ने उनके आवास पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधियों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही में घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है। सुनारी स्थित आवास पर 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों के द्वारा दोपहर तकरीबन 2:20 के आसपास फायरिंग की गई थी, जिसमें कि घटनास्थल से हम लोगों को 2 खोखा और 2 पेलेट जो है वो बरामद की हुआ था। इसके पश्चात जो है सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें कि डीएसपी, सीसीआर और थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी उस टीम में थे। इस टीम के द्वारा छापामारी करते हुए 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें अजय गौड़, जगन्नाथ पुष्टि और रितेश कुमार सिंह, ये 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा इसमें जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुआ था, जिसमें कि ये जो शूटर्स गए थे, और जो देसी पिस्टल और एक जिंदा गोली बरामद हुई है। अगर इस घटना की पृष्ठभूमि की बात करें तो दिनांक 16 अगस्त 2023 को जिन व्यक्ति के मकान पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया इन अपराध कर्मियों के द्वारा, उनके साथ लूटपाट की घटना करने का प्रयास किया गया था, जिसमें कि राहुल सिंह मुंडा और सोनू सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जब उससे आगे पूछताछ की गई तो उसके पास से वो जो बाइक प्रयुक्त हुई थी लूटपाट में वो बरामद हुई थी, और उसने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में अजय गौड़ और उसके एक और सहकर्मी का नाम लिया। इसी बात को लेकर उसको एक तरीके से दबाव में लाने के लिए, धमकाने के लिए उसके घर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। इसमें अगर हम बात करें तो अजय गौड़ का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में इसके खिलाफ जो है वो 7 आपराधिक मामले इसके खिलाफ पहले से चल रहे हैं। अन्य 2 प्राथमिकी अभियुक्त जो हैं उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस संदर्भ में जानकारी आपके साथ साझा की। पूरे झारखंड की संकल्प यात्रा पर निकले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी शनिवार को चक्रधरपुर पहुंचे।
पोड़ाहाटा स्टेडियम में बाबूलाल मरांडी का भाजपा के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत ने बाबूलाल को फूल की माला, भाजपा का पट्टा और पत्ते से बनी टोपी पहनाकर स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी ने पोड़ाहाटा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार काम करने के लिए बनी ही नहीं, ये गठबंधन सरकार केवल परिवार के साथ मिलकर राज्य को लूटने के लिए और भ्रष्टाचार के लिए बनी है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 5 लाख नियुक्ति और बेरोजगारी भत्ता देने की बात करके सत्ता में आई हेमंत सरकार का 4 साल बाद भी नियुक्ति वर्ष नहीं आया। उन्होंने हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धियां बस यही है कि राज्य में अपराध, लूट और भ्रष्टाचार चरम पर है। अपराध इस कदर बढ़ गया है कि बहन बेटियां पूरे राज्य में कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। राज्य से बालू की तस्करी बिहार, बंगाल को हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सरकारी फंड की लूट मची है। विकास का काम कहीं नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि थाना, ब्लॉक, डीसी ऑफिस, सचिवालय, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन परिवार महाजन प्रथा से लड़ते लड़ते खुद राज्य का सबसे बड़ा महाजन बन गए। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के संपत्ति की पूछताछ हो रही है। ईडी पूछताछ के लिए जब समन भेज रही है तो ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए वकीलों पर खर्च कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी मंच से गिनाया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया। उन्होंने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व में झारखंड में मजबूत सरकार बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जिले में कहीं विकास नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ हर योजना में लूट मची हुई है। आज भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है। कांग्रेस पार्टी भी साथ में है, राष्ट्रीय जनता दल भी साथ में है। अब भी लूट जारी है। अब तो ईडी वालों ने नोटिस दिया है हेमंत सोरेन को, तो पहले सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाते हैं कि हमें पूछताछ नहीं किया जाए, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए। आज तो मैंने अखबार में देखा, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से उनको भगाया, तो हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर रहे हैं कि हमें कोई सजा नहीं दिया जाए, हमसे पूछताछ नहीं किया जाए। जो कहते हैं कि भाई हम तो महाजन के विरोध में हमारे बाबूजी लड़े, मैं तो कहता हूं कि महाजन के विरोध में लड़ते लड़ते आज तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन झारखंड में सबसे बढ़ के महाजन वही लोग बन गए और गरीबों को वही लोगों ने लूटा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि इस लुटेरी सरकार को उखाड़ फेंकना है। यही निवेदन और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या स्थिति है, आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। रोज चोरी है, डकैती है, हत्या है, अपहरण है, बहु बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। आप जरा बताओ, इसी क्षेत्र में आपके चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी की हत्या हुई, उस समय भी आए। परिवार के लोगों की क्या मांग थी कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच से डरती रही। इसलिए उनको डर लगता है कि सीबीआई की जांच होगी तो हत्यारे को पकड़े जाएंगे, और इसी के डर से सीबीआई की जांच को वो नहीं दिया, लीपापोती की कोशिश की। और जब लोगों ने आंदोलन किया तो उन लोगों के ऊपर ही लाठी डंडा उन्होंने बरसाने का काम किया। इस प्रकार से अनेकों इस क्षेत्र में घटनाएं घटी है। कई लोगों को क्या कहते हैं, हथौड़े से मार करके हत्या कर दी गई है। कई जगह तो क्या कहते हैं, बूढ़े दंपत्ति की, पति पत्नी की भी हत्या कर दी गई है। कहीं तो नौजवान को भी कुचल दिया गया है। और यहाँ तक कि
लाभ जिहाद की भी घटना ऐसे क्षेत्र में हुआ है जहां पर नाम बदल बदल करके छोटी नाबालिग लड़कियों को भी फंसाया जाता है। तो ये आप समझ सकते हो क्या राज्य की क्या हालत है। वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन द्वारा आयोजित प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र का 3 दिवसीय पूर्वोत्तर राज्य ड्रग कंट्रोलर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। झारखंड में पहली बार आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 74 औषधि नियंत्रकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की संयुक्त सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि झारखंड में पहली बार आयोजित ये प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी सफल रहा। इसमें औषधि के कई नए मानकों पर चर्चा की गई। इसका लाभ कई राज्यों से आए औषधि नियंत्रकों को निश्चित रूप से मिलेगा। सारे जो पहलू हैं ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम के, उसमें प्रशिक्षण उनको देना था। और जो अभी लेटेस्ट उसमें मेडिकल डिवाइसेस में लेटेस्ट क्या प्रोविजंस हुए हैं, ये सारी चीज़ों को उनको प्रशिक्षण दिया गया है और ये बहुत ही सफल रहा। आवासीय प्रशिक्षण था, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिए। उसका इवैल्यूएशन भी किया गया जिसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मतलब प्रशिक्षण में सभी लोगों ने जो भी उनको जानकारियाँ दी गई वो उसको ग्रहण किए हैं और अब उनसे आशा की जा रही है कि वो जाके जब वापस अपने अपने राज्य में जाएं तो उसको फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करें। इस अवसर पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि औषधि नियंत्रकों का कार्य काफी जिम्मेदारी पूर्ण होता है, इसलिए उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। मेडिकल डिवाइसेस में बहुत धोखेबाजी है, डुप्लीकेट मेडिकल डिवाइसेस जो गलत रिपोर्ट देते हैं, गलत रीडिंग देते हैं, गलत रीडिंग से गलत डायग्नोसिस से गलत ट्रीटमेंट से जान भी जा सकती है। डू यू अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ द इशू? देन योर वे ऑफ एज जो आपको अभी प्रशिक्षण जो दिए गए उसमें आपकी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ protocol you have to follow, what sort of mandate you have, what are your rights and duties and responsibilities. औषधि मनुष्यों का जीवन रक्षक होता है। अगर सही मानकों से औषधि का उत्पादन नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए औषधि के मानकों के नियंत्रण के लिए औषधि नियामक संगठन होता है। और इधर पूर्वी सिंहभूम के बोडाम से मजदूरों को लेकर बिरसा नगर आ रही बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से कई मजदूर घायल हो गए। घायलों में एक महिला सहित 6 लोगों को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि इस हादसे में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। घायलों के अनुसार बस में कुल 60 लोग सवार थे। सभी पुरुलिया के केंदा थाना अंतर्गत पुनराहू चुगड़ी गांव के रहने वाले हैं। सभी रघुनाथ बस पे सवार होकर जमशेदपुर के बिरसा नगर में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरी करते हैं और अपने काम पर बिरसा नगर आ रहे थे। घायल रघुनाथ मुर्मू और सनन सोरेन ने बताया कि बस काफी तेज रफ्तार में थी, तभी बोडाम बोरतौल घाटी मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार कई लोग घायल हो गए। उनमें से 6 लोग किसी तरह दूसरे वाहन से एमजीएम पहुंचे। जानकारी होने के बाद बोडाम पुलिस एमजीएम पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने में सहयोग किया। हम लोग पुरुलिया से आ रहा है, हम लोग टाटा काम करने के लिए आ रहा थे। तब वो टर्निंग में रुक नहीं पाया, बस सीधा चला गया, गाड़ी पलटी हो गई। बोडाम मोड़ में हाँ, बोडाम मोड़ में 60-70 लोग थे बस में। बाहर निकल गया, अपन भाग गए। हम लोग वहाँ पे रह गए, हम लोग चौड़ है ना, इसलिए रह गए हम लोग। होगा आधा घंटा। वो टर्निंग था और जोर से घुमा दिया, उतना मालूम नहीं नाम। टर्निंग था तो ज्यादा घुमा दिया तो सीधा चला। स्पीड में था 60-70। हाँ, सबको लगा है। इधर जमशेदपुर में यूएफसी फैमिली द्वारा लगातार 5वें वर्ष भी कोलमुर स्थित यूएफसी मैदान में 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का शनिवार को आगाज किया गया, जिसका उद्घाटन झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने किया।
इस मौके पर आयोजकों ने हिदायतुल्लाह खान को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि ने तमाम खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया, साथ ही गुब्बारा उड़ाकर एवं फुटबॉल को किक मारकर खेल की शुरुआत की। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें शामिल हो रही हैं, जो झारखंड राज्य के अलावे दूसरे राज्यों से भी पहुंची हैं। रविवार को इसका समापन होगा, जहां विजेता टीम को नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं हमारे UFC फैमिली क्लब के, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह की कोशिश ये लोग करते आए हैं और बहुत ही अच्छी कोशिश है। ये 2 दिनों का टूर्नामेंट है, हर साल किया जाता है और मैं यही चाहूँगा कि जो ऑडियंस है वो एंजॉय करें, शांतिपूर्वक तरीके से खेल को देखें और हमारे बच्चे खेल में आगे आएँ। मैदान की हालत तो खस्ता है। मैं आपके माध्यम से टाटा मैनेजमेंट से, डिस्को से गुजारिश करूंगा, क्योंकि टाटा घराना हमेशा से स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देता आया, बढ़ावा देता आया। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैदान की ओर भी अपना ध्यान दें और भी इस तरह के जो छोटे छोटे मैदान हैं, टाटा के द्वारा ही बनाए गए मैदान हैं, उसको कम से कम मेंटेन कर दें। बहुत बुरे हाल में है मैदान, बच्चे खेल रहे हैं। टाटा घराना जो है ये खेल प्रेमी है, खेल को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, तो इस मैदान पर खास ध्यान दें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।